गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ जो है मेरे हिसाब से इस सेंचुरी का वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन है, क्योंकि यूनिट साइज छोटा होने के बाद भी जो लिक्विडिटी है वो फिजिकल मार्केट से काफी बेहतर है। लाइक व्हेन यू से सिल्वर रिन्यूएबल्स में या ईवीज में यूज होता है तो कैसे क्या होता है? एक आईएमएफ पे जो एस्टिमेट ये है कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है वर्ल्ड का तो पर क्वार्टर 300 से 900 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। तो आप बोल रहे हो कि जितना ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा उतना ज्यादा सिल्वर का कंजम्पशन इंक्रीज होगा। व्हाट्स योर व्यू पॉइंट ऑन जैसे अभी कॉपर में क्या चल रहा है, प्राइसेस में, ऑयल में क्या चल रहा है? देखिए, कॉपर की जो इस समय सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं सिल्वर की थी आज से 10 साल पहले। ग्रीन टेक अगर वो ट्रेजेक्टरी पे चलता है तो देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ कॉपर। आपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था दैट द बेस्ट टाइम टू बाय गोल्ड इज व्हेन नो वन टॉक्स अबाउट इट। यस, 2021-22 की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर नरेशन से एकदम बाहर निकल गया था। मेरे को काफी कम इनवाइट मिलते थे बोलने के लिए, तो वो भी एक इंडिकेटर है। तो अभी बिकॉज गोल्ड सिल्वर की बहुत ज्यादा बातें हो रही है तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट अभी इट्स नॉट द बेस्ट टाइम टू बाय गोल्ड देन। अभी सेंट्रल बैंक्स डॉलर को एज अ रिजर्व करेंसी नहीं रख रहे और गोल्ड ज्यादा बाय कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगले 2-3 साल तक भी ये कंटिन्यू होता रहेगा एंड इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस विल बी ऑन द राइज? मैं 25 साल के करियर में पहली बार देख रहा हूँ कि सेंट्रल बैंक्स India is currently the fastest growing large economy in the world. And if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. तो आप टोटल कितने साल हो गए आपको कमोडिटीज मार्केट में लाइक करियर स्पैन होते हुए? 25 साल से भी ऊपर हो गए। Wow, so it's been like 25 years. तो आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू टॉक एवरीथिंग अबाउट कमोडिटीज। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गोल्ड प्राइजेस की रैली की। तो अभी लास्ट 1 ईयर में जो गोल्ड प्राइजेस में रैली हुआ है, तो एकदम सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या रीज़न था कि इतने गोल्ड प्राइजेस क्यों रैली हुए एंड रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं इतनी बड़ी रैली को देखकर? देखिए, गोल्ड का हर बुल मार्केट के फैक्टर्स अलग थे। अगर आप कोविड से पहले की बात देखें तो सबसे बड़ा फैक्टर जो था कोविड से पहले, अगर आप 2005 2007 की जो रैलीज देखें या मार्केट देखें, क्योंकि 2005 में ईटीएफ शुरू हो गए थे। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ जो है वो मेरे हिसाब से इस सेंचुरी का वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन है फाइनेंशियल सेक्टर में, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ में और सिल्वर ईटीएफ में क्या है कि आपको यूनिट साइज बहुत छोटा है, लेकिन यूनिट साइज छोटा होने के बाद भी जो लिक्विडिटी है वो फिजिकल मार्केट से काफी बेहतर है। सेकेंडली, कन्वीनियंट है। आजकल हर आदमी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करता है ऐप के थ्रू, तो क्लिक ऑफ द फिंगर, स्वाइप ऑफ द फिंगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। दूसरा, ये रेगुलेटेड है। अब रेगुलेटेड का मैं आपको मतलब समझाना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इन्वेस्टर्स के लिए कि ये रेगुलेटेड का मतलब क्या है। रेगुलेटेड का मतलब सेबी रेगुलेटेड है, म्यूचुअल फंड्स जो है सेबी रेगुलेटेड। इसका मतलब ये है कि जब कोई मार्केट रेगुलेटेड होता है तो उसमें 99.9% जो इश्यूज, ग्रीवांसेस, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन्वेस्टर की, वो ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशंस में कवर्ड होती है और वो नॉन नेगोशिएबल होते हैं। अब जैसे अगर किसी फंड हाउस ने कोई फंड लॉन्च किया और फंड में जो भी उसके फंडामेंटल एट्रीब्यूट थे, जो भी उसकी फंड केसिंग थी, वो चेंज नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा ये है कंसिस्टेंसी, मतलब जो यू गेट व्हाट यू सी, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो जैसे मैंने कहा कि मेजॉरिटी डिस्प्यूट्स तो ऑलरेडी प्रोविजंस में हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के। अगर गॉड फॉरबिड एंड वेरी वेरी रेयरली वो प्रोविजंस के बाहर जा रहे हैं, तो फिर आपके पास सेबी के पास आर्बिट्रेशन की मतलब प्लेटफॉर्म्स एंड
सुविधा है। आप सेबी को डायरेक्ट कंप्लेन भी कर सकते हैं, कस्टमर कंप्लेन भी कर सकते हैं। नॉन रेगुलेटेड में क्या है कि आपको सपोज गॉड फॉरबिड आपका पैसा अटक गया या आपको जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं मिला, तो आपके पास कोई रेगुलेटर नहीं है सेबी आरबीआई जिसमें आप कंप्लेन कर सकते हो। आपको या तो पुलिस कंप्लेन करना पड़ेगा या कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा, अगर आप अपनी हार्ड अर्न्ड मनी है, मैं तो कह रहा हूँ अगर इनहेरिटेड भी मनी है तो किसी ने तो काम किया होगा ना उस पैसे के लिए। जस्ट बिकॉज यू इनहेरिटेड डजंट मीन यू शुड टेक इट। इसलिए अपना पोर्टफोलियो ज्यादा से ज्यादा रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में डालें, क्योंकि उसमें देखिए रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में मार्केट रिस्क तो नहीं। आपको अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपका पैसा बनेगा, नीचे जा रहा है तो पैसा जाएगा। वो तो रेगुलेशन, वो सेबी का मैंडेट नहीं है। म्यूचुअल फंड्स का मतलब मैंडेट जो है कि एक आपको सेफ, कन्वीनियंट, सिक्योर प्लेटफॉर्म देना। तो ये सबसे बड़ी बात जो है वो इन्वेस्टर्स को समझनी चाहिए कमोडिटीज में। दूसरा देखिए जो लोकल पर्सपेक्टिव की, अगर हम पहले हम बोल रहे थे ग्लोबल पर्सपेक्टिव और लोकल पर्सपेक्टिव, उसको थोड़ा सा हम डिग्रेस हो गए। जो लोकल पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, सो वी आर अ ग्रेट कंट्री, लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज नहीं है। हमको ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है, सिल्वर काफी हद तक इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे पास रेयर अर्थ्स अभी तक नहीं है। हमारे पास कॉपर प्रोडक्शन बहुत कम है, निकल प्रोडक्शन ना के बराबर है, प्लैटिनम प्रोडक्शन भी बहुत कम है। और तो मिनरल रिसोर्सेस कंट्री में कम है रिलेटिव टू, जैसे आप चाइना की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कनाडा की बात करें, यूएस की बात करें, जो बड़े बड़े देश हैं। तो उसका मतलब क्या है कि आप कह सकते हैं कि वी आर अ कमोडिटी डेफिसिट कंट्री। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाती हैं, वोलेटाइल होती हैं, उसका इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है इंडियन इकोनॉमी में, डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है करेंसी में, और इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स में भी आता है। अगर एम्बिशन हमारी है, जो कि है इस समय पूरे देश की एम्बिशन है, हमारी गवर्नमेंट की है, हमारे देश की एम्बिशन है कि हाँ अब $5 ट्रिलियन तो ऑलमोस्ट आ ही गया है इकोनॉमिक साइज, तो $10 ट्रिलियन भी करना है। लेकिन अब जब आप इकोनॉमी का साइज बड़ा करेंगे तो आपकी मिनरल रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। हो सकता है इकोनॉमी का साइज डबल हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कंजम्पशन डबल हो जाएगा, लेकिन तो भी इट विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो इसलिए इंडिया जैसे जैसे उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, जैसे जैसे डेवलप कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, डिपेंडेंस ऑन कमोडिटी मार्केट्स विल ओनली इंक्रीज। तो ये एक बहुत बड़ा, आगे जाके आने वाले सालों में ये एक बहुत बड़ा फोकस एरिया होने वाला है पूरी कंट्री के लिए, कमोडिटी सेक्टर। तो इसलिए अ, जो इसी यही एक इंस्पिरेशन थी या यही रीजन था कि म्यूचुअल फंड्स को बोला गया कि भी ठीक है, अलाउ किया गया कि ठीक है आप एक बेबी स्टेप लें, गोल्ड स्टार्ट करें, सिल्वर स्टार्ट करें, मल्टी एसेट स्टार्ट करें फंड, ताकि इन्वेस्टर्स को एक्सपोजर मिले, डाइवर्सिफाई अपना रिस्क जो है वो कर सकते हैं। अब जैसे कल को अगर ऑयल प्राइसेस, अभी हाल फिलहाल में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन सपोज चलो ऑयल प्राइसेस में अगर कुछ स्पाइक आता है या कल को कॉपर कॉपर प्राइसेस बहुत महंगी हो जाती हैं, तो उसका इम्पैक्ट फिर आपकी इकोनॉमी में, मैन्युफैक्चरिंग में आता है। तो वो डाइवर्सिफिकेशन प्ले जो है वो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब जैसे अगर आप सिल्वर की बात करें, सिल्वर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन टेक मेटल है। चाहे वो सोलर हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, हाई टेक गैजेट्स हो, 5G हो, वो सब में सोलर लगता है। अभी जैसे आप में से जो लोग, आपके जितने भी जो लिसनर्स हैं उसमें से जितने भी लोग अगर ओवरसीज ट्रैवल करते हैं, स्पेशली यूरोप या कहीं जाते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि जो समर टेम्परेचर्स हैं वर्ल्ड ओवर वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो
बहुत धीरे-धीरे हो रहा है, शायद हम उसके बारे में इतना वरी नहीं करते हैं, बट हो तो रहा है। अगर आप आज से 10 साल पहले ओवरसीज़ ट्रैवल करते हो, स्पेसिफिकली यूरोप में, और अभी ट्रैवल करेंगे, तो समर टेम्परेचर्स में बहुत फ़र्क आ गया है। इनफैक्ट अभी बोला जा रहा है कि 2025 जो है, वो यूरोप के लिए इट इज़ टर्निंग आउट टू बी वन ऑफ द हॉटेस्ट, से वन ऑफ द 2 सेकंड और थर्ड हॉटेस्ट, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है क्या ये? ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट बेसिकली। हुँ। तो अ, सिल्वर का रोल क्या है? सिल्वर जो है, वो जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ में रिन्यूएबल्स में लगता है, जिसको कहना चाहिए, जैसे आपका सोलर है। अगर आप सोलर लगाते हैं, सोलर, इसका मतलब आपको उतना फॉसिल फ्यूल कम बर्न करना पड़ेगा, कोयला उतना आपको कम जलाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आप लगाते हैं, तो उतना आपको पेट्रोल, डीज़ल कम बर्न करना पड़ेगा। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि ठीक है, ईवी की जो चार्जिंग है वो कोल से होती है, बट ठीक है, उसके भी देयर इज़ अ प्रोसेस कि जब सोलर सप्लाई सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोलर जब इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो वो सोलर से ही आप अपनी गाड़ी को भी चार्ज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, फॉसिल फ्यूल जो है, उसकी बर्निंग कम होगी, कार्बन एमिशन कम होगा। कार्बन एमिशन कम होगा, तो एक पॉइंट के बाद जब कार्बन एमिशन जब न्यूट्रल हो जाता है, तो उसके बाद जो है आपकी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो जाएगी। तो एक आईएमएफ का जो एस्टिमेट ये है कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है वर्ल्ड का, तो पर क्वार्टर 300 से 900 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है, इन टर्म्स ऑफ क्रॉप डिसरप्शंस, माय गॉड! इन टर्म्स ऑफ हायर एनर्जी कंजम्पशन। लेकिन क्योंकि ये 300 से 900 बिलियन डॉलर जो है, ये स्प्रेड आउट है, और एक ये लॉटरी है। अभी इस साल तो हम बच गए, तो हम, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट। जब हमारे यहाँ बढ़ेगा टेम्परेचर, तो फिर हो सकता है वो टाइम पे यूरोप में नहीं बढ़े, नॉर्थ अमेरिका में नहीं बढ़े, तो दे विल नॉट केयर। तो ये एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है क्लाइमेट के साथ, कि ये यूनिफॉर्म नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कई कई कंट्रीज के लीडर जो हैं इसके प्रो हैं, कई इसके अगेंस्ट हैं। तो सिल्वर एक तरीके से हेज भी हो सकता है कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम हुआ किसी कंट्री का, या फिर जो साइंटिस्ट सोच रहे हैं वो अगर एकदम से गलत हुआ, या उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर लिया ग्लोबल वार्मिंग का, तो आप कैसे अपने आप को हेज करेंगे? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा और क्रॉप साइकिल डिसरप्ट होंगी, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा, इकोनॉमी पे आएगा, मैक्रो पे आएगा। तो उसको आप इस तरीके से ले सकते हैं। बट मेरे को एक समझ नहीं आ रहा है कि सिल्वर हेज कैसे हो रहा है? लाइक व्हेन यू से सिल्वर रिन्यूएबल्स में या ईवीज़ में यूज़ होता है, तो कैसे क्या होता है? मैं समझ नहीं रहा हूँ। हाउ कैन इट बी अ गुड हेज व्हेन ग्लोबल वार्मिंग इज़ राइजिंग? तो क्या होगा अगर ग्लोबल वार्मिंग एक्सेलरेट करती है? अभी एक आपने एक जो सोचा हुआ है कि भई अगले 25 साल में 1 से 1.5 डिग्री इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो, ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ होगा, व्हिच इज़ मैनेजेबल। एट द करंट पेस, इट अपीयर्स टू बी मैनेजेबल। अगेन इट अपीयर्स टू बी मैनेजेबल। हर साल अभी आप देखिए, 2024 जो था वो वन ऑफ द हॉटेस्ट था, 2025 भी वन ऑफ द हॉटेस्ट है। तो अगर 2026-27 भी वन ऑफ द हॉटेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं जो कार्बन एमिशंस जो हैं, या ग्लोबल वार्मिंग जो है, वो अरेस्ट नहीं हो रहा है। तो उस केस में फिर आपको अपने रिन्यूएबल्स जो है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी, उनको इम्प्लीमेंटेशन बढ़ाना पड़ेगा। और क्योंकि आपका रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, तो सिल्वर कंजम्पशन और बढ़ जाएगा। तो जो आप अभी सपोज कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा सिल्वर कंजम्पशन इतना होने वाला है नेक्स्ट फ्यू इयर्स में, तो वो हो सकता है बढ़ जाए। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक एक ब्रॉड इक्वेशन ले लीजिए कि सिल्वर कंजम्पशन इन रिन्यूएबल्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है वर्ल्ड का। तो हुँ। एक तरीके से टेम्परेचर हेज हो गई आपकी। तो आप बोल रहे हो कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज़ होगा, उतना ज़्यादा सिल्वर का कंज़म्पशन इंक्रीज़ होगा। हाँ, एंड बिकॉज़ सिल्वर का कंज़म्पशन इंक्रीज़ होगा, तो डिमांड ज़्यादा होगी सिल्वर हाँ, की, तो इट इट इज़ अ गुड हेज। इट इज़ अ गुड बेसिकली हेज, कि हाँ, हाँ। मतलब वो प्राइसेज़ भी बढ़ सकती है बिकॉज़ डिमांड बढ़ रहा है हाँ, एंड सप्लाई नहीं। बट इसमें एक मैं कॉशन देना चाहूँगा कि ये एक परफेक्ट हेज नहीं है, हुँ, और ये ऐसा नहीं है कि इसमें आपको ओवरनाइट ग्रेटिफिकेशन मिलेगा कि आज टेम्परेचर बढ़ गया 1 डिग्री और आप सोचेंगे कि सिल्वर को 10% बढ़ना चाहिए, हुँ, वो ऐसा नहीं है। ये लॉन्ग टर्म दिस विल प्ले आउट इन, ये जो लोग अपने जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दे would not only worry about wealth creation, but they would also worry about the environment हुँ, जो वो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ना चाहेंगे। नेक्स्ट जनरेशन क्या, अगर आप यंग भी हैं तो कभी ना कभी आप मैरी करेंगे, या मैरी भी नहीं भी करेंगे, आपका
पार्टनर होगा या स्पाउस होगा, आपके किड्स होंगे, चलो पेट्स होंगे, लेकिन कोई ना कोई यंगर होगा जिसके लिए आप चाहेंगे कि अगले 20 साल के बाद जो अभी वातावरण है, इससे बुरा वातावरण नहीं है। क्योंकि ठीक है, आप मनी इज़ वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन हवा, पानी तो भी ज़रूरी है। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज़ दैट इज़ समथिंग यू कांट बाय विद मनी। जैसे हम देख रहे हैं अभी एक्यूआई का जो प्रॉब्लम है दिल्ली में, ये सब चीज़ें, तो ये सब दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अगर आप कल दिल्ली में सब कार्स को इलेक्ट्रिक कर दें, सो एटलीस्ट वो रीजन से आपका जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या है, दे कंज्यूम 6 to 7 times more silver than normal आईसी। Oh, is it? यस, तो अच्छा। ये सब चीजें हैं। या फिर आप कोल बर्न करना कम कर दें, सोलर लगा दें उसके पास। बट हाँ, मतलब बिल्डिंग के लिए ये सब कैपेसिटी लगाने के लिए आपको मैन पावर चाहिए, कैपिटल चाहिए, आपको टाइम चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन बिल्ड ओवरनाइट। तो ये प्रोसेस है। लास्ट 1 ईयर में ऐसा क्या हुआ दैट कि इतना रैपिड रैली आ गया? वाज़ इट बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न दैट यू मेंशन्ड अबाउट टेम्परेचर राइज़, या उसके अलावा भी कोई रीज़न था कि सिल्वर का प्राइस रैली हुआ काफ़ी? 2024 में मिडल में क्या हुआ कि एक बैंक ऑफ अमेरिका की बोफा की एक स्टडी आई थी, उसमें उन्होंने लिखा कि 70% ऑफ द मैनेज्ड मनी जो है वो या तो अंडर वेट, मतलब लेस देन 1% एलोकेशन है गोल्ड सिल्वर को, या है ही नहीं। और वो कोइंसाइड किया कि पॉलिटिकल चेंजेस एक्सपेक्टेड। वो टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कुछ पॉलिटिकल चेंजेस होंगे यूएस में। तो वो पॉलिटिकल चेंजेस का जो इन्वेस्टर्स ने, एनालिस्ट ने ये सोचा कि चलो अगर कल को एक ट्रेड वॉर जैसा सिनेरियो होने वाला है, जो उस समय तो स्पेकुलेशन था कि भी क्या चेंज होगा या नहीं होगा, बट ठीक है, मार्केट हैज टू मूव 6 months अहेड। आप ये वेट नहीं कर सकते कि हाँ आज ये हुआ है तो मैं आज इन्वेस्ट करूंगा। आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल आगे देख के ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो वो टाइम पे क्या हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लोज जो नेगेटिव थे, कंसिडरिंग की अनसर्टेनिटी कि अगर रेजीम चेंज होता है यूएस में, उसका क्या इम्पैक्ट होगा डॉलर पे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन पे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा मतलब ट्रेड पे, टैरिफ्स पे। बिकॉज पहले उन्होंने देखा हुआ था कि पिछले टर्म में जो अभी के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो काफ़ी ही वाज वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड्स टैरिफ एंड ये सब चीज़ों का। तो वो चीज़ को देखते हुए जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग शुरू हो गई फिर और फिर एक जो ट्रेंड जो काफ़ी टाइम से चल रहा था कि भी सेंट्रल बैंक जो है वो काफ़ी टाइम से गोल्ड खरीद रहे हैं। मतलब 2007-8 की क्राइसिस के बाद से उन्होंने ये सोचा कि भी ठीक है, डॉलर जो है, यूएस ऐसा नहीं इनफॉलेबल नहीं है, उसमें भी क्राइसिस होते हैं। तो थोड़ा-सा मतलब पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफ़ाई किया जाए, तो चाइनीज़, रशियन सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया थोड़ा-थोड़ा, मतलब। तो तो वो इन्वेस्टर्स देख ही रहे थे कि भी हाँ, अभी सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो काफ़ी, सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो काफ़ी सीरियस, मतलब काफ़ी सीरियस एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स नहीं होते। वो अगर कोई व्यू लेते हैं तो वो डिकेड्स का, जनरेशंस का व्यू लेते हैं। अगर आज जो पॉलिसी बना रहे हैं वो पॉलिसी 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए नहीं बना रहे हैं, वो बना रहे हैं पॉलिसी फॉर टाइम्स टू कम। तो इन्वेस्टर्स देख रहे थे कि हाँ, सेंट्रल बैंक्स ने जो डाइवर्सिफाई है किया है गोल्ड में, उससे उनको बेनिफिट हुआ है। सेकेंडली, अनसर्टेनिटी इमर्ज हो रही है, तो फ्लोज आने शुरू हो गए। तो 2025 में क्या हुआ कि ग्रीन टेक स्टोरी तो चल रही थी सिल्वर की, उसके साथ-साथ गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट फ्लोज भी आने शुरू हो गए। तो जैसे आप कह सकते हैं कि वो, अगर आप मोटर बाइक रेसर हैं, तो एक उसमें एक नाइट्रो वो लगाते हैं, जिसमें वो बूस्टर लगाते हैं, नाइट्रो बूस्टर, जिससे वो आपकी जो आउटपुट है वो दुगनी-तिगनी हो जाती है। सो ये एक मार्केट जो है वो टर्बो चार्ज हो गया। जो अभी तक सिर्फ ग्रीन टेक पे चल रहा था, अभी तक सिर्फ फिजिकल डिमांड पे चल रहा था, उसमें इन्वेस्टमेंट फ्लोज भी शुरू हो गए। इसलिए ये एक बहुत ही जिसे आप कह सकते हैं एक अमेजिंग एंड अनप्रेसिडेंटेड रैली हुई है। गोल्ड में भी, मतलब गोल्ड का भी रिटर्न अगर आप देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि दोनों में पिछले कुछ सालों तक, 2024 से पहले तक, 2022 तक, जो इन्वेस्टमेंट फ्लोज जो नेगेटिव थे वो एब्सेंट थे, वो पॉजिटिव हो गए।
इसलिए आपने 2025 में यू हैव सीन द मार्केट, जिसे कहते हैं इन इन बेस्ट केस सिनेरियो। हुँ। तो आगे जाके भी लाइक लेट्स से ये जो सेंट्रल बैंक्स बाइंग है ऑफ गोल्ड एंड डी-डॉलराइज़ेशन जो आपने बताया जहाँ पर अभी सेंट्रल बैंक्स डॉलर को एज़ अ रिज़र्व करेंसी नहीं रख रहे और गोल्ड ज़्यादा बाय कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगले 2-3 साल या 3-4 साल तक भी ये कंटिन्यू होता रहेगा एंड इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेज़ विल बी ऑन द राइज़ अकॉर्डिंग टू यू? तो देखिए, अम, अगर आप फैक्टर्स देखें, अगर हम चलो पहले सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर के फैक्टर्स क्या है? ग्रीन टेक। सिल्वर में सेंट्रल बैंक्स, जो कि अभी एक जो न्यूज़ में आया है कि भी सऊदी और रशियन सेंट्रल बैंक्स ने सिल्वर भी खरीदना शुरू कर दिया, एंड एंड देयर इज़ अगेन स्पेकुलेशन कह लीजिए, रूमर कह लीजिए कि हो सकता है कि बाकी सब सेंट्रल बैंक्स भी इसमें देखें, क्योंकि एक प्रेसिडेंस है। मतलब मैं 25 साल के करियर में पहली बार देख रहा हूँ कि सेंट्रल बैंक्स सिल्वर खरीद रहे हैं, आज तक कभी खरीदा नहीं। तो ये भी एक बहुत ही एक यूनिक सिनेरियो जो मैंने देखा है अपने पिछले 2.5 डिकेड्स में। अ, लेकिन सिल्वर में जो एक स्ट्रेंथ वो ये है कि 65% जो सिल्वर कंजम्पशन है, वो इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए है, और उसमें भी आप कह सकते हैं कि 65% में से भी 2/3 जो है, वो हाई-टेक और ग्रीन टेक है। अब आज की तारीख में अगर आप एक हाई-टेक फ़ोन खरीदते हैं, हाई-टेक कार खरीदते हैं, क्योंकि सिल्वर की जो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे बेस्ट है। बेस्ट मतलब बेस्ट व्हिच कैन बी एक्सप्लॉइटेड इन कमर्शियल वे। ऐसे तो आप मतलब गोल्ड की भी कंडक्टिविटी अच्छी है, मतलब काफ़ी पीरियोडिक टेबल में काफ़ी एलिमेंट्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी सिल्वर से भी अच्छी है, लेकिन आप उनको हार्नेस नहीं कर सकते। तो कमर्शियली सिल्वर एक ऐसा मेटल है नोन टू मैनकाइंड जिसकी कंडक्टिविटी बोथ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इज वे बेटर देन द अदर्स, कॉस्ट कंपेयर टू कॉस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी। तो ये सिल्वर सब्स्टिट्यूशन जो है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए आप, जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप आजकल कोई घर खरीद रहे हैं, नया घर खरीद रहे हैं, तो आप देखिए उसमें वायर्स कॉपर की हैं कि एल्यूमीनियम की हैं, क्योंकि आज की तारीख में कॉपर जो है वो 4 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव हो गया एल्यूमीनियम का। तो वो लो टेक प्ले है, आपको उसमें वायर चेंज करनी है सिर्फ। लेकिन सिल्वर की पूरी टेक्नोलॉजी, चाहे वो ईवी की हो या चाहे वो हाईटेक की हो, ग्रीन टेक की हो, सोलर की हो, वो टेक्नोलॉजी पूरी बिल्ट अराउंड सिल्वर है। तो सिल्वर सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको पूरी टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप पहली बात तो आपको ऐसा मेटल कोई फाइंड करना पड़ेगा जो कि इतनी अबंडेंस में हो जितना सिल्वर है। उतना सिल्वर अबंडेंस में तो नहीं है, बट हाँ अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि वो मिलता नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक रेयर अर्थ कि उसको मिलता ही नहीं है वो। तो इसलिए सिल्वर जो है वो ज़्यादा एंट्रेंच्ड है। अ, एंड क्योंकि सिर्फ 1/3 जो है सिल्वर, वो ऑर्नामेंट या डेकोरेशन यूटेंसिल्स वगैरह में है और इन्वेस्टमेंट में है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट पार्ट जो है वो काफ़ी कम है। तो मेन स्टोरी जो सिल्वर की, अगर इन्वेस्टमेंट पार्ट कम भी होता है और लेट्स से रिटेल कंजम्पशन, क्योंकि सिल्वर महंगा हो गया काफ़ी, और इट इज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव आल्सो। तो इसलिए हो सकता है अगर रिटेल उसमें अगर बाइंग या इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, या लोग शायद पूरा चांदी का सेट नहीं खरीद के आधा सेट खरीदते हैं क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जब तक ग्रीन टेक चल रहा है तो वो काफ़ी एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। तो ये सिल्वर का ये एक स्ट्रेंथ है इस समय। गोल्ड में क्या है, गोल्ड में सिर्फ 5% इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है। 95% इज़ ज्वेलरी एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स का जो है, और ज्वेलरी कंजम्पशन का जो रोल है, वो बहुत अहम है। अभी कहीं न कहीं देखिए प्राइसेज़, अभी हमने देखा है पिछले, अगर आप 20-25 साल का डेटा देख लीजिए। अभी अभी जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो तब उस समय गोल्ड ₹4000 का आता था पर ग्राम, तो भी लोग कहते थे बहुत महँगा है। फिर 4 से 40,000 हुआ, फिर भी लोगों ने महँगा, 40 के बाद 80,000 हुआ। तो ये तो एक आप जैसे अब बॉम्बे में फ्लैट वाली बात है कि अगर आप 25 साल पहले खरीदते फ्लैट, तो भी आपको महँगा लगता, आगे आने वाले 25 साल में खरीदेंगे तो भी महँगा लगेगा। तो ये सब चीज़ें अनफॉर्च्यूनेटली ये एक प्रीमियम एसेट क्लासेस हैं, तभी तो उसका नाम प्रेशियस मेटल्स है, प्रेशियस है ये।
तो इसलिए ये कभी आपको अनफॉर्चुनेटली कभी सस्ता नहीं लगा, आई मीन अनलेस यू आर सो रिच कि आपको पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एंड आई विश आप लोग सब ऐसे बने थ्रू वेल्थ क्रिएशन। बट तो ये दिस विल ऑलवेज बी अ क्वेश्चन कि इज दिस द राइट टाइम टू बाय गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि बहुत महंगा तो नहीं हो गया है? तो वो क्वेश्चन तो हर समय रहेगा। अ, लेकिन गोल्ड की वल्नरेबिलिटी थोड़ी-सी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि इंडिया और चाइना, जो कि अम, अगर उनका ज्वेलरी फिजिकल कंजम्पशन अगर हम जोड़ लें तो दैट अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ द ग्लोबल कंजम्पशन। तो अगर इंडियन women and Chinese men, Indian men decide to buy less jewelry, so it will have a impact on the gold consumption. लेकिन क्योंकि गोल्ड की रैली जो है वो 2017 के बाद से इज बीन ड्रिवन मोर बाय सेंट्रल बैंक बाइंग। अब जैसे मैंने बताया सेंट्रल बैंक बाइंग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वो आज से 25 साल पहले एक सेंट्रल बैंक के पोर्टफोलियो में 75 से 80% जो था पोर्टफोलियो में डॉलर रहता था, बाकी सब चीज़ें रहती थी। आज की तारीख में वो जो होल्डिंग है वो 60% से नीचे आ गई है, और ऐसा लग रहा है कि अगले 5-10 सालों में ये 50% से भी नीचे आ जाएंगी। तो जो उसका रिप्लेसमेंट है वो गोल्ड से हो रहा है, यूरो से हो रहा है, युआन से हो रहा है, करेंसी से, बाकी सब एसेट से हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा मूविंग पार्ट, जैसे इसका ग्रीन टेक है सिल्वर का, इसका सबसे बड़ा मूविंग पार्ट जो है वो सेंट्रल बैंक बाइंग है। तो सेंट्रल बैंक बाइंग जब तक चलती रहेगी और ये जब तक ग्रीन टेक चलता रहेगा, तो मतलब कोई भी चीज़ आप मान के चलिए स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती। वोलेटिलिटी होगी, करेक्शंस होंगे। ऐसा टाइम भी आएगा, जैसे अक्टूबर में आपने देखा जब करेक्शन आया तो लोगों ने बोला चलो अब तो मर गए, चलो अब तो बेचते हैं। अब उस वो टाइम पे कितने लोगों ने खरीदा? अब मैं कुछ मतलब ये एक क्वेश्चन मैं आपके सब व्यूअर्स से पूछना चाहूँगा कि जब करेक्शन आया था अक्टूबर में, कितने लोगों ने खरीदा? और जिन्होंने खरीदा, मैं उनको आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट देम, बिकॉज़ यही एक, हम बात करते हैं वॉरेन बफेट की, लेकिन वो यही बोलता है कि बाय व्हेन देयर इज़ फियर एंड सेल व्हेन पीपल आर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ओवर कॉन्फिडेंट। तो आप कितना उसको फॉलो करते हो, ये भी एक एक टेस्ट केस था उसमें। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि एवरी करेक्शन इज अ टेस्ट ऑफ योर थीसिस। तो आपकी जो भी थीसिस है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट का, तो वो सब चीज़ है। वो इक्विटी मार्केट के लिए भी है। इक्विटी मार्केट करेक्शन हुआ तो आप कितने लोग खरीद रहे थे और कितने लोग बेच रहे थे, व्हिच शोज़ कि हाउ मच पीपल आर अवेयर एंड हाउ मच पीपल अंडरस्टैंड द मार्केट। वोलेटिलिटी रहेगी, बट हाँ, ये 2 फैक्टर्स जो हैं ये एक तरीके से एंकर हैं इन दोनों के। इन दोनों फैक्टर्स पे आप नज़र रखिए। ये जब तक फैक्टर्स चल रहे हैं, प्राइस जो है वो जिसे कहते हैं सपोर्टेड रहेगा, और बाइंग एट डिप्स जो है वो कंटिन्यू रहेगी वर्ल्ड में, जब तक ये 2 फैक्टर्स प्रोमिनेंट हैं। आपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था दैट द बेस्ट टाइम टू बाय गोल्ड इज व्हेन नो वन टॉक्स अबाउट इट। यस, सो एब्सोल्युटली। क्यों बोलते हो आप? सो देखिए, आप 2021-22 की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर नरेशन से एकदम बाहर निकल गया था, और मेरे को काफ़ी कम इनवाइट मिलते थे बोलने के लिए, तो वो भी एक इंडिकेटर है। लोग फ़ोन कॉल कम करते थे मेरे को कि भई क्या चल रहा है? फंड मैनेजर की ज़्यादा मतलब वो नहीं थी, रिक्वायरमेंट नहीं थी इवेंट्स पे। ये ठीक है, चलो अभी इक्विटी है तो वो टाइम पे लोगों ने, और जब गोल्ड मुझे अभी भी याद है जब 1800 के आसपास गया 2024 में, तो वो टाइम पे मैंने बोला था कि हाँ, ये इस समय कोई गोल्ड की बात नहीं कर रहा है। तो बिहेवियरल लग रहा है कि पीपल हैव गॉन टू द अदर एक्सट्रीम, मतलब सो वो, एंड दिस इज़ द केस। मतलब आप देखिए जो भी यूफोरिया इज़ ऑलवेज़, यूफोरिया एंड एपैथी बोथ आर रेड फ्लैग्स डिपेंडिंग अपॉन यू आर अ बायर और अ सेलर। सो एंड आप देखना कभी भी जभी भी कोई भी एसेट क्लास नरेशन से बाहर चला जाता है, दैट इज़ द टाइम टू व्हेन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 30 इयर्स में। तो अभी बिकॉज़ गोल्ड सिल्वर की बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट अभी इट्स नॉट द बेस्ट टाइम टू बाय गोल्ड देन? It is a time to be cautious, हुँ। because it has become, anything which becomes overcrowded is something which needs to be looked at. And only thing is that um, gold specifically आपको अपने पोर्टफोलियो में एज अ हेज अगर रखना है, तो दिस नेवर अ बैड टाइम।
जैसे आप देखिए, अगर आपकी एक मल्टी एसेट अप्रोच है, मल्टी एसेट जैसे मैंने बताया कि आप यू आर नॉट पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि किसी ना किसी कोई ना कोई एसेट क्लास कोई ना कोई साल चलेगा। इफ यू आर लकी तो सब चल जाएंगे, बट कोई ना एटलीस्ट वन एसेट क्लास तो चलेगा। मोस्ट ऑफ द ईयर अगर आप देखें हिस्ट्री में, तो कभी मोर ऑफन देन नॉट एटलीस्ट एक एसेट क्लास ने परफॉर्म किया है। अगर इक्विटी नीचे है तो गोल्ड ने परफॉर्म किया है, अगर गोल्ड नीचे है तो गोल्ड और इक्विटी नीचे है तो फिक्स्ड इनकम ने परफॉर्म किया है, फिक्स्ड इनकम नीचे है तो गोल्ड ने परफॉर्म, एक कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन रहते हैं। तो अगर आप ये फिलॉसफी लेके चल रहे हैं, तो वो टाइम पे क्या होता है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीजें। एक तो ये कि क्या मुझे मुझे गोल्ड क्यों रखना है अपने पोर्टफोलियो में, एज अ हेज रखना है, एज ए इंश्योरेंस रखना है, कितना रखना है, उसका भी कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। वो कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है कि आपको X% रखना है, Y% रखना है। वो डिपेंड करेगा कि आपका पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट क्या है, आपके पोर्टफोलियो का बीटा क्या है। अगर आपके पोर्टफोलियो का बीटा हाई है, तो आपको गोल्ड उतना एलोकेट ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर गोल्ड पोर्टफोलियो का बीटा कम है, तो आपको कम एलोकेट करना पड़ेगा। तो वो एक एक कैलकुलेशंस हैं, वो आप करके देख सकते हैं। बीटा मतलब बेसिकली वॉलेटिलिटी कितनी है, राइट? अगर बीटा यस, हाई है पोर्टफोलियो का, मतलब आपका पोर्टफोलियो थोड़ा वॉलेटाइल है। मार्केट अगर X% से जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो उससे ज़्यादा परसेंट से ऊपर जाएगा, या नीचे दैट इज़ जाएगा। बीटा, या नीचे जाएगा, हाँ, करेक्ट। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जिसका पोर्टफोलियो थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो वो केस में गोल्ड का एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज़ हेज है, ये यस, थोड़ा वॉलेटिलिटी कम करेगा। राइट, ओके। इन द थोड़ा इसमें रिटर्न्स। हेल्प करोगे परसेंटेज डिसाइड करने में? सो लेट्स अज्यूम कि एक यंग रिटेल इन्वेस्टर है जो 21 ईयर ओल्ड है। उसकी जॉब है 6 लाख पर एनम की, 50,000 पर मंथ कमाता है, एंड उसके पास 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने का क्वांटम है, 10,000 इन ऑल द एसेट क्लासेस। आपके हिसाब से कितना परसेंटेज गोल्ड में जाना चाहिए, सिल्वर में जाना चाहिए एंड बाकी एसेट क्लासेस में जाना चाहिए आइडियली? उसने इन्वेस्टिंग जस्ट शुरू की है अभी। देखिए, एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की स्टडी हुई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि एक टिपिकल इंडियन पेंशन पोर्टफोलियो में अगर आप गोल्ड 5 से 15% के बीच में रखते हैं, तो वो एक ऑप्टिमल रेंज है। 5% से कम रखेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। कल को अगर सपोज कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होती है या कोई वॉलेटिलिटी आती है, तो अगर 1% 2% गोल्ड है भी, तो उससे क्या मिलेगा आपको। बहुत ज्यादा भी गोल्ड रखने का मतलब नहीं है, क्योंकि जब जिन सालों में गोल्ड सिल्वर परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि कोई डिविडेंड और कूपन नहीं है, तो जब ये इनका कंसोलिडेशन फेज आता है, तो दे बिकम अ ड्रैग ऑन योर पोर्टफोलियो। तो ये एक उन्होंने रेंज बताई है। तो मैं आपको एनकरेज करूंगा, वेबसाइट आप जाइए इंटरनेट पे। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे भी पूछ सकते हैं। मतलब देयर आर वेरियस स्टडीज। मतलब आप ये इसको एक एक होली स्क्रिप्चर मत लीजिए कि 5 से 15% ही रखना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक पेंशन पोर्टफोलियो का एनालिसिस किया था, जो कि एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो था। और इसमें ये भी डिपेंड करेगा कि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी कितना है, फिक्स्ड इनकम कितना है। अगर आप सभी इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इनकम में करके बैठे हुए हो, तो आपका सिर्फ क्रेडिट रिस्क है, मार्केट रिस्क तो है नहीं आपका, अनलेस कि आप बहुत ज्यादा ड्यूरेशन पे बैठे हुए हो। पूरा अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हो, रिस्क एसेट्स में, क्यों, तो आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा है। तो ये इट्स वेरी वेरी स्पेसिफिक। तो अम, जैसे आप मैं आपको एक एक लेट मी लीव प्लांट अ सीड इन द माइंड ऑफ योर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी वेरी, मतलब आपके सारे आजकल जो यूथ है, दे आर मच मोर इवॉल्व्ड इन व्हाट वी वर। मतलब व्हेन आई सी पीपल जो आज जो 15 से 20 साल के बीच में, और हम जो 15 से 20 साल के बीच में, जो हमारी अवेयरनेस थी, वो बहुत फर्क है, एवोल्यूशन है। दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर द कंट्री एंड फॉर द वर्ल्ड कि एवरी न्यू जनरेशन इज वे अहेड ऑफ द प्रीवियस वन इन सो मेनी थिंग्स। तो एक मैं आपके दिमाग में एक सीड प्लांट करना चाहूंगा कि सपोज आप पोर्टफोलियो का रिस्क निकालिए, कि रिस्क कैसे निकाल सकते हैं, वेरियस वे कि हाउ मच कैन आई लूज। चलो ले मैन में बात करें, किसी को भी अगर फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, कि चलो मेरा आज पोर्टफोलियो है 100 रुपीज का सपोज पोर्टफोलियो है, तो मैं कितना लूज कर सकता हूँ उसमें, थ्रू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। वो आप बैक टेस्टिंग से कर सकते हैं कि पिछले 20 साल 10 साल के डेटा में ये वर्स्ट केस सिनेरियो था, ये बेस्ट केस सिनेरियो था। वो आई थिंक दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू। तो लेट अस से आप जो नंबर आपको दिया, जो भी मॉडल या जो भी चैटबॉट ने दिया कि हाँ भाई आपके पोर्टफोलियो में 20% या 15% का रिस्क है, तो नाउ यू हैव जीरोड ऑन द रिस्क इन योर पोर्टफोलियो। दैट
in a normal course of action, this is what I can lose, whether it is 5%, 10%, 15%, depending upon how the construct of your portfolio. So now you've known the risk कि ये मेरा रिस्क है, तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका कि चलो मेरे पोर्टफोलियो में रिस्क, जैसे अगर आप कार चलाते हैं, तो अगर आप बहुत रैश ड्राइवर है तो उसमें तो आप आपकी खुद की भी जान जोखिम में, दूसरे की भी जान जोखिम में, तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी लगेगी आपको। अब आप जो है बहुत ही सेफ ड्राइवर हैं और आप सीधे ऑफिस जाते हैं और घर आते हैं और आपका घर और ऑफिस में 5 किलोमीटर का है, तो आपका असेसमेंट क्या है? कोई स्क्रैच लग जाएगा गाड़ी में या चोरी हो जाए, मतलब चोरी तो कहीं से भी हो सकती है। तो वो असेसमेंट जो है, दे आर टू डिफरेंट। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट में भी ये दो अलग अलग सिनेरियो है। अगर आपका एज पर मॉडल, एज पर कैलकुलेशन, रिस्क बहुत जो भी आ रहा है रिस्क वो कैलकुलेट करिए, तो वो आपको मैनेज करना है कि कल को अगर मार्केट 15-20% गिरता है, 5% गिरता है और मेरा पोर्टफोलियो उससे कम गिरता है या ज्यादा गिरता है, तो वो मेरा रिस्क हो गया, तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो वो जो फिगर है उसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड इनकम और गोल्ड एंड सिल्वर रखना, क्योंकि वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप आइडियली आपके पास कोई भी मनी जो है वो सेविंग अकाउंट्स में नहीं होनी चाहिए, या तो फिक्स्ड डिपॉजिट, तो आजकल लोग मतलब रिटर्न्स इतना अच्छा अट्रैक्टिव नहीं है। आप चाहेंगे कि आपकी सारी मनी जो है वो मार्केट्स में इन्वेस्टेड रहे, मनी कीप्स वर्किंग, राइट। बट उसका प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कल को आपको फॉर गुड और बैड रीजन आपको एक मोटा चंक चाहिए हो उस पैसे का, तो वो क्या परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो है जो आप हर समय लिक्विड रखना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है, टुमारो यू वांट टू बाय अ कार, यू वांट टू गेट मैरिड, सम बिग अनएक्सपेक्टेड expenditure is coming. So what is that part of the portfolio? Is it 5%, 10%, 2%, 3%? That is specific to every individual. So वो part of the portfolio then becomes the combination of short-term debt and precious metals. Because क्या है, क्यों precious metals and debt? क्योंकि suppose you decide to buy a house or a car, and unfortunately at that time equity markets are down, तो एटलीस्ट आपके पास ये दो एसेट क्लास छोटी होंगी या गोल्ड सिल्वर होगा। मतलब मोर ऑफन देन नॉट अगर आप हिस्टोरिकली देखें, तो जब भी डाउन टर्न आया है रिस्क एसेट्स में, गोल्ड एंड सिल्वर है परफॉर्म, गोल्ड हैज बीन अ गुड हेज। इनफैक्ट गोल्ड हैज परफॉर्म मोर ऑफन देन नॉट। अगर आप पिछले 25 साल की आप हिस्ट्री देख लें, राइट फ्रॉम दी ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, फिर यूरो क्राइसिस 2011 की, फिर टेपर टैंट्रम 2015 का, फिर कोविड आ गया, फिर यूक्रेनियन वॉर आ गया, जो भी आप इवेंट ले लीजिए उसमें गोल्ड ने अपना एज अ हेज परफॉर्म किया है। अब सपोज वो टाइम पे आपको मन करता है कार खरीदने का, घर खरीदने का, एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड टाइम टू बाय अ हाउस बिकॉज एवरीथिंग इज डाउन। सो आप उस समय आप सोचोगे इक्विटी में, यार मेरे पास बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो, मैं क्यों निकालूं, इतने अच्छे मेरे पास स्टॉक्स हैं, इतने अच्छे फंड्स हैं, तो मैं इसको निकालूंगा तो मैं फिर दोबारा इसको पकड़ पाऊंगा नहीं पकड़ पाऊंगा। और यू हैव अ पोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो विच इज सिटिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर, जो आप उस समय यूज कर सकते हैं। तो ये दो फिलोसफीज हैं टू डिसाइड हाउ मच गोल्ड टू बाय। एंड आई वुड से डोंट गो ऑन एनी इन्फ्लुएंसर। आप मेरी भी बात मत सुनिए, आप अपना पोर्टफोलियो को स्ट्रेस टेस्ट करके देखिए कि आपकी मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है गोल्ड एंड सिल्वर। What's your personal asset allocation? कितना परसेंटेज कौन से asset class में होगा? देखिए मेरा जो सिंस मेरा मैक्सिमम जो है इन्वेस्टमेंट वो मेरे अपने फंड में है, जो मैं को मैनेज करता हूँ, मल्टी एसेट फंड। अगेन उसमें जो इंडियन इक्विटी है उसकी रेंज जो है वो एनीवेयर बिटवीन 50 to 70% रहती है, फिक्स्ड इनकम की 10 से 20%, और कमोडिटी की उसमें रहती है 15 से 20%। तो ये एक उसमें रेंज में चलता है। सो मेरा मोस्ट ऑफ इट, मतलब आपको बड़ी अच्छी एक बात बताना चाहूंगा जिससे आपको काफी कंफर्ट मिलेगा। एक सेबी का जो रूल है जिसको बोलते हैं स्किन इन द गेम्स, विच मीन्स जितने भी फंड मैनेजर्स हैं उनको कम से कम एटलीस्ट 20% ऑफ देयर, 20% जो उनकी सैलरी है वो अपने फंड्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर फंड खराब परफॉर्म करेगा तो आप ही को नुकसान होगा, वो हमको भी नुकसान होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्किन इन द गेम। वी आर इन द सेम बोट
as you are as investors. गॉट इट। एंड जो गोल्ड की प्राइसेस है उसका एक और ड्राइवर होता है डेट, जो अभी यूएस डेट भी एकदम बढ़ रहा है, एंड वहाँ पर भी डेट टू जीडीपी रेशियो इज ऑन द हाई, लाइक इट्स ऑन द राइज। तो इसका एक बार सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे कि कैसे राइजिंग डेट इज इम्पैक्टिंग द गोल्ड प्राइसेस, एंड यूएस हो गया, इटली हो गया, बाकी जो है कंट्रीज जहाँ पर डेट क्राइसिस हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा गोल्ड के प्राइसेस पे? देखिए, डेट का आप देखिए, अगर आप जब 2000 में ये सेंचुरी जब शुरू हुई थी, तो टोटल सॉवरेन डेट जो था वो $300 बिलियन था। आज वो 105, 100 मतलब 100 मतलब $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया है वो। तो 25 साल में ये डेट जो है वो करीब $800 बिलियन। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ सॉवरेन डेट की। सॉवरेन डेट मतलब जो कि गवर्नमेंट की डेट होती है, जो सेंट्रल बैंक्स मैनेज करते हैं। देखिए, ग्लोबल जीडीपी जो है इस समय वो करीब $100 ट्रिलियन के आसपास है। उसके सामने आपकी $100 ट्रिलियन की सॉवरेन डेट है। सॉवरेन डेट मतलब जो गवर्नमेंट की डेट होती है, जो विच द गवर्नमेंट ओज। इसके सामने अगर आप ओवरऑल डेट देखें, पर्सनल, प्राइवेट, कॉरपोरेट, तो वो $350 ट्रिलियन है। अभी अगर आप सिर्फ सॉवरेन डेट की बात करें, एवरेज अगर आप 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट पकड़ लें, वेटेड एवरेज, तो एनुअली $2 से $4 ट्रिलियन सिर्फ इंटरेस्ट इनकम में जा रहा है वर्ल्ड का, जिसमें यूएस का अलोन करीब $1.25 ट्रिलियन जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, डेट सर्विसिंग नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में। अगर आप पूरी वर्ल्ड की बात करें तो करीब $7 से $8 ट्रिलियन जो है वो पूरी वर्ल्ड एनुअली इंटरेस्ट पे कर रही है। तो ये एक जो डेट लेवल जिसको हम बोलते हैं, ये एक एलिवेटेड डेट लेवल है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेट क्राइसिस होने वाली है, क्योंकि जो भी क्राइसिस होती है, अच्छा इसमें क्या होता है कि जब भी क्राइसिस होती है, जैसे कोविड हुआ, ग्रेट फाइनेंशियल जीएफसी हुआ, तो उस समय सेंट्रल बैंक्स को और भी मनी प्रिंटिंग करनी पड़ती है, तो वो और भी उनकी बैलेंस शीट, ये डेट विल इंक्रीज मोर। तो अगले 5 सालों में सपोज 10 कुछ सालों में अगर एक दोबारा कोई इकोनॉमिक अपहीवल आता है, तो ये हो सकता है ये $100 ट्रिलियन जो है डेट, ये और भी इंक्रीज हो जाए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, अब सपोज आप किसी डेमोक्रेटिक कंट्री, किसी भी कंट्री को, जो भी डेमोक्रेटिक कोई भी कंट्री आप उठा लीजिए, उसके अगर आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हैं, आप कल को ये ऐलान करते हो कि भाई मैं जो टैक्सेस बढ़ा रहा हूँ और एक्सपेंडिचर कम कर रहा हूँ, तो आपने अपना इंश्योर कर लिया कि आपका इलेक्शन नहीं होने वाला दोबारा। तो इट इज अ वेरी अनपॉपुलर थिंग टू रिड्यूस डेट। तो होता क्या है इसमें कि लोग सब, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में किकिंग द कैन डाउन द रोड। अब जैसे आप जापान का देख लीजिए, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $9 ट्रिलियन की उसकी डेट है, वो फिर बोरो कर रहे हैं। यूएस का ऑलमोस्ट टचिंग $40 ट्रिलियन, वो फिर बोरो कर रहे हैं। यूएस का जीडीपी भी 40 ट्रिलियन है, राइट? यस। सो वो फिर बोरो कर रहे हैं। इंडिया में हमको बहुत सी चीज़ें बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमको एआई बनाना है। कुछ हद तक वो इक्विटी मार्केट से आएगा, बट कुछ हद तक प्राइवेट डेट से आएगा, बट पब्लिक डेट भी हमको लानी पड़ेगी, बिकॉज वी हैव टू बिल्ड अ कंट्री। सो इसमें क्या होता है कि क्योंकि एक बड़ा अनपॉपुलर चीज़ है कि आप जैसे ब्रिटेन में आप देखिए, अभी ब्रिटेन में उन्होंने स्टार्ट किया है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स, वो टैक्सेस इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं, एंड इकोनॉमी इज सफरिंग, काफ़ी सफ़र हो रहा है वो। और मतलब दैट विल बी अ टेस्ट केस, अगर वहाँ की पब्लिक इतनी संजीदा है कि वो एक्सपेक्ट करती है। क्योंकि देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है आज की तारीख में। सपोज अगर हमारी गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमको अपनी डेट कम करनी है, तो मैं आपके टैक्सेस बढ़ा रहा हूँ और पब्लिक एक्सपेंडिचर में कम कर रहा हूँ, तो उसका फायदा आपको नहीं होगा, आपके आने वाली जनरेशन को होगा। बिकॉज जब आपके आने वाली जनरेशन होगी, दैट विल बी लिविंग इन अ कंट्री विद लेस डेट, विच मीन्स इट विल बी अ मोर इकोनॉमिकली साउंड एंड पावरफुल कंट्री। तो ये आप एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपनी नॉट आने वाली जनरेशन के लिए। सो इट नीड्स लॉट ऑफ रिजॉल्व। सो अगर ये एक्सपेरिमेंट ब्रिटेन में सक्सीड होता है, तो हो सकता है कि बाकी सब कंट्रीज भी इसको अटेम्प्ट करें, कि द मोस्ट अनपॉपुलर थिंग इज टू रेज टैक्सेस, एंड
डिक्रीज, मतलब नीम और करेले का कॉम्बिनेशन हो गया एक तरीके से, आप देखें कड़वाहट में जो पब्लिक के लिए है। तो फिर क्या होता, व्हाट इज द अदर वे अराउंड? अदर वे अराउंड क्या है कि आप वेट करो, कोविड हो गया, क्राइसिस हो गई, तो फिर देन यू गो टू द, देन यू से कि नाउ द सिचुएशन इज बिकम सो डायर, अभी हम कुछ को करना पड़ेगा, तो फिर उसमें पब्लिक का बाय इन जो होता है वो मच क्विकर होता है विज़िबी इन दिस सिचुएशन। तो ये एक वरी है बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए कि अगर ये डेट अपने मतलब नॉर्मल कोर्स में कर्टेल नहीं होती है, which means it will only be curtailed when we hit a some sort of a crisis mode. अब debt, what is the hedge for debt? It's gold. क्यों? गोल्ड में क्रेडिट रिस्क नहीं है। गोल्ड इज वन ऑफ द फ्यू एसेट क्लासेस जिसमें क्रेडिट रिस्क नहीं है। गोल्ड आपका है, आपके पास है, अपने पास रखिए। अगर आप ईटीएफ में भी गोल्ड खरीदते हैं तो वो आप, इट इज अंडर अ ट्रस्ट, एंड यू डोंट हैव अ सॉवरेन रिस्क, यू डोंट हैव अ कंपनी रिस्क, यू डोंट हैव एनीथिंग। इट्स, अब जैसे मैं आपको एनालाइटर में बोलना चाहूंगा, लोग बोलते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल्ड एंड बिटकॉइन। तो मैंने बोला आप किसी भी एरिया में अपने अकाउंट में बिटकॉइन रखिए और बाजू में एक गोल्ड बार रखिए, एंड अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो विच विल बी मोर वैल्यूबल, इजंट इट? प्लस दूसरी बात क्या है, गोल्ड बार इज अ गोल्ड बार, गोल्ड इज गोल्ड, चाहे वो अफ्रीका में हो, यूरोप में हो, इंडिया में हो, चाइना में हो सकता है एनवीडिया का शेयर जो कि बहुत पॉपुलर है आजकल वर्ल्ड में, मे बी इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल विल नॉट गिव यू एट पार। जैसे हमारे अब जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, अगर आप उनका पेपर लेके जाए तो हो सकता है इट मे नॉट रिसीव द सेम दिस थिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, बट गोल्ड इज गोल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसलिए गोल्ड इज एन एंटीडोट टू डेट। दैट इज व्हाई what central banks, what institution, what investor are saying is suppose tomorrow in a scenario, अगर कोई डेट इशू होता है, डेट क्राइसिस आती है, या मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होने वाला है, लेकिन सपोज अब जैसे अब नोबडी कैन प्रिडिक्ट, किसने कोविड प्रिडिक्ट किया था, किसने यूक्रेनियन वॉर प्रिडिक्ट करी थी? वो हाइंडसाइड में तो आप कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता था, बट कोई अब आज 2026 क्या होगा, वी कैन ऑल मेक अवर गेसेस, बट सेम टाइम नेक्स्ट ईयर मिलेंगे, और अगर हम राइट हैं दिस मीन इट इज अ लक, बाय लक वी आर राइट, बट नोबडी कैन प्रिडिक्ट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। So then, what people are saying ki there is a probability that there could be a, since debt levels are elevated at higher all-time high, so it could lead to some problems and issues. And suppose it's becomes something snowballs to something, कुछ कोई चीज बड़ी होती है, तो उस समय कौन सी एसेट क्लास है जो कि एकदम से इम्यून रहेगा? बिकॉज अगर डेट क्राइसिस में आपने देखा है इक्विटीज भी सफर करते हैं, तो गोल्ड ऐसी एसेट क्लास है जिसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोल्ड के लिए क्या है कि क्योंकि वो सबसे लिक्विड एसेट है। अच्छा, ऐसे ही वो लिक्विड नहीं है। अगर आप देखिए वर्ल्ड में जो डेली टर्नओवर है उसमें यूएस ट्रेजरी सबसे ऊपर आती है, उसके बाद यूएस के जो बड़े इंडेक्सेस है S&P 500 वगैरह वो आते हैं, उसके बाद गोल्ड आता है। तो गोल्ड का डेली टर्नओवर वर्ल्ड में रेगुलेटेड मार्केट्स में 200 से 400 बिलियन डॉलर है पर डे। तो डेली टर्नओवर एज इन लाइक इतना बाइंग एंड सेलिंग हो रहा बाइंग है। एंड सेलिंग है। ओके, ये ईटीएफ्स के थ्रू, मतलब ये ETF, डेरिवेटिव, फिजिकल, Okay. ऑल फॉर्म्स। अच्छा, ओके। 200 बिलियन डॉलर का मार्केट है एवरी डे, विच इज ओनली नेक्स्ट टू यूएस ट्रेजरीज एंड बिग यूएस इंडेक्सेस। तो ये लिक्विड सिर्फ हमारे लिए लिक्विड नहीं है कि हम कल को हमको पैसा चाहिए, हमने गोल्ड निकाला घर से और चले गए और पैसा ले लिया। इट इज लिक्विड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसमें लिक्विडिटी है, लेकिन लिक्विडिटी से क्या होता है, जैसे आपने कोविड में भी देखा होगा, और अगर आप बहुत ज्यादा यंग नहीं है तो आपको 2007-8 की भी क्राइसिस पता होगी। उसमें अगर आपने देखा होगा कि वो टाइम पे जब सेल ऑफ इन रिस्क एसेट्स आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, जब लोगों के पास कुछ नहीं होता बेचने को, तो फिर वो गोल्ड बेचना शुरू करते हैं। इसलिए तो गोल्ड रखते हैं हम लोग अपने पास। सो इन केसेस ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस इवन गोल्ड, एंड आई थिंक समटाइम्स क्या होता है कि मैं सबको ये बोलता हूँ कि एक इंट्यूटिवली आप देख लीजिए, अगर कभी भी मार्केट में वोलेटिलिटी आ रही है ग्लोबल मार्केट्स में, एंड दैट वोलेटिलिटी इज स्पिलिंग इनटू गोल्ड, इसका मतलब स्ट्रेस है। अगर लोग अपना सोना बेच रहे हैं होल्डिंग्स में, इसका मतलब स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है। तो बट अगेन वो जैसे हमने कोविड में देखा, वो गिरा गोल्ड, फिर रिकवर कर गया उसके बाद। जैसे अपने फाइनेंशियल क्राइसिस में भी देखा, जब
एकदम लिक्विडिटी खत्म, बिकॉज लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो फिर आप क्या करेंगे, आप जो भी चीज बिक सकती है वो आप, तो गोल्ड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्राइसिस में वोलेटाइल नहीं रहेगा, उसकी वोलेटिलिटी रहेगी अपनी, तो वो टाइम पे उसको ट्रेड करने की कोशिश ना करें, उसको सिर्फ एज अ हेज मान के अपने पोर्टफोलियो में रहने दें। जब वो तूफान आया, तूफान निकल जाएगा, उसके बाद फिर आप देखिए क्या करना है, आपको रीबैलेंस करना है, बढ़ाना है, कम करना है, इक्विटी बढ़ाना है, क्या करना है वो देखिए। द होल पर्पस ऑफ टेलिंग दिस इज दैट। बट ऐसा नहीं हो सकता क्या कभी, आई डोंट नो इफ इट्स अ सिली क्वेश्चन और नॉट, बट जैसे अगर गोल्ड का इतना ज़्यादा एक्सेसिव सबने अगर कंजम्पशन बढ़ा दिया, ऐसा कभी हुआ इन द पास्ट, और कैन इट हैपन दैट गोल्ड माइट ऑल्सो बिकम इलिक्विड इन अ वे दैट सबके पास गोल्ड है और बेचने जा रहे, बट देयर इज नो बायर एज सच? ऐसा कभी हुआ है? नहीं ऐसा हो देखिए ना, सकता अभी है? ईटीएफ्स जो है, हम्म, अभी ग्लोबली जो ईटीएफ की जो एयूएम है वो करीब $400 बिलियन है। उतनी लिक्विडिटी तो अवेलेबल है आपकी, वो तो लिस्टेड है एक्सचेंज में, हम्म, मिनिमम उतना तो रहेगा। देखिए, ईटीएफ जो है एक तरीके से आपकी गोल्ड माइन है या सिल्वर माइन है। अभी इंडिया में जो ईटीएफ स्टार्ट हुए हैं, जितना भी गोल्ड और सिल्वर कलेक्ट हुआ है, क्योंकि क्योंकि हम गोल्ड तो बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं, एक हमारी हट्टी गोल्ड माइन है, वो भी अब आपके लिसनर्स को बताना चाहूंगा, वो इवन दो उसका प्रोडक्शन कुछ खास नहीं है, लेकिन तो भी वो 3.5 किलोमीटर डेप्थ की है माइन। तो गोल्ड निकालना, अगर आप किसी गोल्ड माइन को, अगर आप साउथ अफ्रीका में जाएं तो वहां पे गोल्ड माइन है जो कि 4-4 किलोमीटर डीप है। सो निकालने इज नॉट इजी, इट्स नॉट समथिंग दैट यू आपने आप एक गड्ढा खोदा 1.5 फीट का और आपको सोना मिल गया, मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे मिलता नहीं है अक्सर अभी। सिमिलरली सिल्वर माइन जो है वो भी काफी डीप रहती हैं, किलोमीटर्स डीप। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि गोल्ड सिल्वर का जो अ, अ, जो लिक्विडिटी है, या जो इसका एक परसेप्शन है प्रेशियस होने का, दिस इज नॉट जस्ट दिस इज नॉट जस्ट एक एक मतलब इमेजिनेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप बैक एंड पे देखें, इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इज वेरी टफ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड, वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट सिल्वर। इनफैक्ट सिल्वर तो आज की तारीख में सिर्फ 1/3 सिल्वर जो है वो स्टैंड अलोन माइन से आता है, बाकी 2/3 जो है वो बाय प्रोडक्ट आता है, कॉपर का, लेड का, जिंक का, गोल्ड का। तो ये एक पूरी मतलब फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, these are very very precious, very hard to get, hard to discover metals. That's why they are precious. एंड व्हाट अबाउट अदर कमोडिटीज? व्हाट्स योर व्यू पॉइंट ऑन, लेट्स से अभी कॉपर में क्या चल रहा है प्राइसेस में, ऑयल में क्या चल रहा है, एंड क्या व्यू है आपका ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स? देखिए, कॉपर की जो इस समय सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं सिल्वर की थी आज से 10 साल पहले, क्योंकि इस समय अगेन कॉपर की अगेन ग्रीन टेक की स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कॉपर विल बी, अगर सिल्वर जो है वो हाई टेक ग्रीन टेक में यूज होता है, बट जो आपको मतलब पावर ट्रांसमिशन करना है, या फिर यू हैव अ कॉस्ट कंसर्न, तो वहां पे आप कॉपर यूज करते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ पावर एंड दिस थिंग में तो कॉपर लगता ही है इसमें, तो दिस इज पार्ट ऑफ द ग्रीन टेक स्टोरी। ग्रीन टेक, अगर जो उसका जो अभी तक का असेसमेंट है अगले 5 से 10 साल का, अगर वो ट्रेजेक्टरी पे चलता है तो दे विल बी अ शॉर्टेज ऑफ कॉपर। अगेन उसमें एक प्रोविजो ये है कि कॉपर क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल है, तो उससे ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉपर जो एक ऐसा मेटल मेटल है वो हर जगह यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, मतलब हर जगह पे यूज होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि कॉपर इज समटाइम्स, इसको कभी आप देखिए तो इनफॉर्मली इसको बोलते हैं, कॉपर इज कॉल्ड एज इफ इट इज अ पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। जब कॉपर ऊपर जाता है इसका मतलब इकोनॉमी इज डूइंग वेल, बिकॉज ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन है। जब कॉपर नीचे जा रहा है इसका मतलब इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल। तो कॉपर इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ वेयर द इकोनॉमी इज गोइंग। सो विच मीन्स दैट इन अ सिनेरियो, अगर सपोज अगले आने वाले सालों में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहती है, तो कॉपर का फिर जो डिमांड सप्लाई गैप है वो बढ़ सकता है, विच कैन बी वेरी वेरी गुड फॉर कॉपर मार्केट्स। लेकिन अगर इस दौरान सपोज एक चाइनीज स्लो डाउन हो जाता है या यूएस स्लो डाउन हो जाता है, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये होगा, बट ये अगर चीजें होती हैं
तो इसका इम्पैक्ट भी इस पे आ सकता है। अब देन व्हाट टू डू, इन्वेस्टर्स बोलेंगे फिर क्या करना चाहिए? एक तरफ आप बोल रहे हैं कि भाई शॉर्टेज में होने के चांसेस हैं, दूसरा आप बोल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म अप्रोच, आप लॉन्ग टर्म अप्रोच रखिए, होराइजन रखिए 3 साल का, 5 साल का। सो अगर जेन्युइन फंडामेंटल स्ट्रांग है किसी कमोडिटी के, तो अभी नहीं तो 1-2 साल के बाद वो, सिल्वर की स्टोरी कोई नई नहीं है। सिल्वर की स्टोरी 2015 से शुरू हुई है। 2015 में ये पता लग गया था कि ग्रीन टेक जो है, सोलर जो है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। लेकिन मार्केट ने रैली कब किया? सबसे अच्छी रैली कब आई? 10 साल के बाद। तो आपको इतना उसमें बैंडविड्थ चाहिए, उतना आपको पेशेंस चाहिए ये मार्केट में, बिकॉज़ कमोडिटी मार्केट्स आर नॉट ईज़ी। क्योंकि अनलाइक अनलाइक इक्विटी एंड बॉन्ड, इसमें कोई बैलेंस शीट नहीं है, इसमें कोई पीएनएल नहीं है, इसमें कोई रेटिंग नहीं है, इसमें कोई एनालिस्ट रिपोर्ट नहीं देगा आपको कि बोलेगा सर खरीद लो, ये कोई बुक वैल्यू नहीं है, कोई पीई नहीं है। दीज आर वेरी ओपेक मार्केट्स। So that is why you have to take a very long term view. And as long as the fundamentals are good, stay invested. एंड ऑयल के बारे में क्या व्यू पॉइंट है? देखिए ऑयल इस समय देर इज नो शॉर्टेज ऑफ ऑयल इन द मार्केट। ओपेक के पास भी करीब 2 से 2.5 मिलियन बैरल की एक्सेस कैपेसिटी है। ये लेवल पे शेल प्रोडक्शन काफी कम हुआ है, लेकिन अभी हो रहा है। सो ऑयल जो है, अच्छा, और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे ईवी का एडॉप्शन बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे अगर आप आज की तारीख में अगर आप ओवरसीज ट्रैवल करते हैं, स्पेसिफिकली यूरोप, तो काफ़ी एयरलाइंस हैं जो कि एसएएफ जिसको बोलते हैं, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, विच इज़ नथिंग बट इट यूजेस लेस ऑफ फॉसिल एंड मोर ऑफ अदर एडिटिव्स। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं जिससे जो कंजम्पशन ग्रोथ है, वो ऑयल की फ्लैट हो गई है, और एक्सपेक्टेड है कि आगे आने वाले टाइम में नेगेटिव होगी। Uh, so fundamentally, this market is in not good shape. It is in a very bad shape. But again, you have to understand one thing कि ये एक परफेक्ट मार्केट नहीं है। इसमें कार्टेल है एक बहुत बड़ी, ओपेक प्लस रशिया। अब तो ओपेक प्लस रशिया बोलते हैं, एक कार्टेल है। तो कल को अगर वो डिसाइड करते हैं कि नहीं हमको प्राइस सपोर्ट करना है, वो प्रोडक्शन काट सकते हैं अपनी और प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं। बट फंडामेंटली दिस इज नॉट अ मार्केट टू इन्वेस्ट इन, क्योंकि ये इसमें जो भी स्पाइक्स होंगी, जो भी रैलीज आएंगी, वो शॉर्ट लिमिटेड होंगी। क्योंकि देर इज नो, अनलाइक सिल्वर देर इज शॉर्टेज, इसका रिवर्स है, देर इज नो डर्थ ऑफ ऑयल, अबंडेंस ऑफ ऑयल अवेलेबल। तो इसमें बट सप्लाई बहुत ज्यादा है। बट अगेन इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन मार्केट, इट विल गो अप एंड डाउन। कभी जियोपॉलिटिक्स हो जाएगी, कभी ओपेक, या कभी प्रोडक्शन चैलेंजेस हो जाएंगे, कभी वॉर हो जाएगी, कभी क्या हो जाएगा। तो उस चक्कर में ये हो सकता है कि ऊपर नीचे होता रहे। लेकिन दिस इज नॉट अ मार्केट विच आई वुड रिकमेंड टू इन्वेस्ट। गॉट इट। सो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड सिल्वर ये तो दो हो गए, बट इसके अलावा और कोई स्टडी करना चाहिए हमने? कॉपर देख लीजिए, बट कॉपर का अभी आज आज फिलहाल तो कोई कॉपर ईटीएफ अवेलेबल नहीं है इंडिया में। लेकिन लेट अस सी, अगर आगे आने वाले टाइम में अगर कोई कॉपर ईटीएफ या कॉपर का कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, वो उसमें आप इन्वेस्ट करिए। देखिए एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो इन्वेस्टर है उनके लिए ईटीएफ इज बेस्ट है, क्योंकि ये फिजिकली बैक्ड है एज पर सेबी रेगुलेशन एंड मैंडेट। गोल्ड सिल्वर जो ईटीएफ चल रहे हैं, जितने भी फंड हाउसेस चला रहे हैं, सब फिजिकली बैक्ड हैं और रेगुलेटेड हैं। वैसे तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, बट वो मोस्टली, मतलब दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अ स्पेकुलेटिव, और उसमें बहुत आपको रोल ओवर वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। और क्योंकि उसमें आप देखिए एक डिफरेंस है, जब आप ईटीएफ खरीदते हैं तो एक वो रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप जब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस लेते हैं तो आप किसी एक ब्रोकर से ले रहे हैं, तो आपका जो इंटरेक्शन जो है वो ब्रोकर से होता है। सो यू आर डीलिंग विद अ रेगुलेटेड एंटिटी फॉर अ रेगुलेटेड प्रोडक्ट, बट इन केस ऑफ ईटीएफ it is a regulated mutual fund and a regulated product. That's a difference. So your recourse when you're buying mutual fund, एक इन्वेस्टर का रिकोर्स जिसको बोलते हैं is lot higher than any other form of uh, you know any other product, commodity product. गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए कोई इंडेक्स फंड्स भी अवेलेबल है क्या? फिलहाल नहीं है अभी, एज पर द रेगुलेशन सिर्फ ईटीएफ्स अलाउड है, या गोल्ड म्यूचुअल फंड, सिल्वर म्यूचुअल फंड अलाउड है।
जिसमें वो SIP कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं गोल्ड फंड ऑफ फंड्स या सिल्वर फंड ऑफ फंड्स बोलते हैं। एंड ये फंड्स फिर अल्टीमेटली किस में इन्वेस्ट किस में करते हैं? लाइक इज इट कंपनीज, इज इट लाइक गोल्ड, मतलब फिजिकल किस में इन्वेस्ट क्या होता है? तो गोल्ड सिल्वर ETF में तो गोल्ड बार्स खरीदते हैं। ये एज पर द रेगुलेशन इट हैज टू बी LBMA में गुड डिलीवरी बार्स। LBMA का मतलब हुआ लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन गुड डिलीवरी बार्स। इसका मतलब ये बार्स उन्हीं रिफाइनर से ली जाती है जो कि रिफाइनर्स अप्रूव्ड हैं LBMA के, और LBMA के अपने रूल्स हैं जिसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्योरिटी को लेके, वेट को लेके, साइज को लेके, डॉक्यूमेंटेशन को लेके, हर एक बार ट्रेसेबल होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं उसमें। तो इसलिए आप what the funds are buying and that is as per SEBI regulation has to be LBMA good delivery. तो तो इसमें आपको हाई क्वालिटी हाई बार्स मिल रही हैं। okay, so basically if I'm investing in an ETF, so the company is then in return buying a physical asset and I am getting a chance to get something digital via the fund. मतलब मेरे को इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, but I am investing in that physical asset only Yes. via the fund. Yes. Got it. We are as a trust, we are putting your money in the physical metal on Got your it. behalf. Fair. What's your boldest prediction for 2026? What will happen is, मेरे को ये लगता है कि जो the most important thing will be कि जो एंड पूरा वर्ल्ड उसका वेट कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस will it deliver what it has promised, and I think that is will be that could be that in 2026 we will, and agar if artificial intelligence is able to deliver what they promise, it will have a profound impact on all the markets, the whole economy, positive productivity बढ़ेगी, and obviously job losses वगैरह होंगे, but हाँ मतलब the overall mankind would be a gainer from it. But again, if it doesn't, और ऐसा लगता है कि ठीक है थोड़ा हाइप था या एक बबल था या ना होता, दिस विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एंड इट विल नॉट बी समथिंग व्हिच विल बी बिनाइन। इसका इम्पैक्ट जो होगा वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो अभी ये चीज़ जो है, अगर आप किसी के पास भी इस चीज़ का आंसर है तो आप इस समय बैठ के मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनी कर सकते हैं। माय पर्सनल व्यू इज कि देखिए, आज से 1 साल पहले मोस्ट ऑफ यू जिन्होंने चैट जीपीटी या जेमिनी वगैरह यूज नहीं किया था, तो आपको लगता था कि ये क्या चीज़ है, बट आज की तारीख में अगर आप देखिए, हाउ मच ऑफ योर वर्क, पर्सनल एंड प्रोफेशनल वर्क, is getting impacted by AI. Lot of it. Lot of it. Yeah. And I think not many people know, but जो स्टीफन हॉकिंग, जो कि यूके के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जिनको कहा जाता है कि ब्रेन if not equal but second best to Albert Einstein, and he made a prediction 15-20 years back कि ultimately machines जो होंगी which will work better, invest better, analyze better than the humans. So we are almost reaching to that stage. And that will have a very profound impact on commodity markets, gold, silver markets, sab pura, almost everything. It will impact a lot. So we are living in through a I think the boldest thing to predict would be कि कुछ नहीं होने वाला, मतलब जो जो चल रहा है वैसे चल रहा है. That would be the boldest thing कि हाँ, it will be 2025-26 will be same as 2025. I would say that is the boldest thing, because but I think everybody at the back of their head knows कि we are in the next few years will be very, very important years for the entire post World War II की बात करें, जो हिस्ट्री में, जो आप टेक्नोलॉजी की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, it's going to be a very, very profound impact, and hopefully good and exciting. Right. Super interesting conversation. Thank you so much for doing this. One last question that I ask all my guests. It's a tricky one. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Vikram Dhawan, what is one question you would like to ask him towards the end? Well, I think you should ask that what drives the other person, because well, we all get paid for our work, but what is it that drives you? So that drive is very important. So what is it that drives you? Oh, I think when I started a career in the investments, it started with a lot of, it's a very cool job. You're managing people's money, but over the period of time, you realize the kind of joy you get when people have made money
based on your product and services. That is irreplaceable. I mean, that cannot replace any money that you make. When people stop you on the street, when people call you and say, thank you very much. So that is something, that is an achievement if you can, that is the impact that you want to have. उल्टा भी होता है, कभी मार्केट खराब होते हैं तो लोग फोन करके गाली भी देते हैं, but that's a part of the, but as long as I have tried everything I could try, so that is my motivation, that to give a sense of wealth creation, sense of joy to the end users of our product. बट कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ कॉन्ट्रेरियन बेट लिया था कुछ सालों पहले एंड देन यू वर प्रूव्ड राइट आफ्टर अ फ्यू इयर्स, तभी सब लोग बोल रहे थे ऐसा नहीं होगा, बट देन फ्यू इयर्स डाउन द लाइन पीपल रियलाइज दैट या यू वर राइट, ऐसा कभी हुआ है? Yeah, in 2017 में we were the only fund house which were bullish on gold, and because we saw China and Russia buying outsized, वो टाइम से पहले 400 टन गोल्ड खरीदते थे सेंट्रल बैंक, लेकिन वो साल में अगर आप देखिए 17-18 की अगर आप देखिए तो 600-700 टन खरीदा, तो ये समथिंग, these are not small numbers, and Russia and China, and see क्या है, सेंट्रल बैंक्स कभी भी ट्रेड नहीं करते, उनकी लॉन्ग टर्म, अभी आरबीआई गोल्ड खरीद रहा है तो खरीद रहा है, वो 2011 से देखिए वो खरीद ही रहा है गोल्ड, वो ट्रेड नहीं कर रहा, तो ये सब चीजें टेक्टोनिक शिफ्ट होती हैं, तो वो टाइम पे, एंड वो टाइम पे अगर आपको याद हो तो गोल्ड कुछ $1,000-1,200 पर आउंस चलता था, राइट? And when we gave that, when we brought it to the attention of the investors, you know, something big is brewing in gold market. Trust me. Leave aside the market. 9 out of 10 of my colleagues said, "अरे यार छोड़ो यार, क्या तुम क्या बात कर रहे हो? तो चलता ही नहीं है गोल्ड। 2012 के बाद से 13 के बाद से तो चला ही नहीं है गोल्ड." So that was one thing which really, and देखिए वहीं से wealth creation, and you know, to hats off to the Indian investors. आप उनका विजडम कह लीजिए, कल्चरल कह लीजिए, जब इवन दो बाकी सब वर्ल्ड ईटीएफ में रिडेम्पशन मार रहे थे, इंडियन इन्वेस्टर्स कंटिन्यूस फ्लो आ रहा था, चाहे वो कोविड के बाद हो, एंड लुक एट द अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएशन दे हैव डन बाय इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स। मतलब फिजिकल तो छोड़ दिए, वो तो खैर है ही, बट अगर आप देखिए कि पिछले 3 सालों में फ्लोज इन इंडिया वर नेट पॉजिटिव, लेकिन अगर आप फ्लोज देखेंगे यूएस के, यूरोप के, तो बहुत ही इरेटिक थे, कभी किसी साल नेगेटिव थे, कभी किसी साल पॉजिटिव थे, तो कईयों ने पैसा बनाया, काफी ज्यादा लोगों ने अपॉर्चुनिटी खो दी, क्योंकि ये रैली जो 3 साल में, जो अगर आप देखिए जो परफॉर्मेंस 3 साल में जो है गोल्ड सिल्वर की, वो एक बहुत ही फिनोमिनल है। लेकिन इंडियन इन्वेस्टर्स का वो कैसे पता लगता है कि जो 3 साल पहले जो 2022 के फ्लो थे, जो 2022 के फ्लो थे वो 21 से ज्यादा थे, जो 23 के थे वो 22 से ज्यादा थे, 24 के थे वो, और 25 के हैं वो 24 से ज्यादा। दिस मीन्स इंडियन इन्वेस्टर्स हैव बीन बाइंग दिस रैली, एंड आई ऑलवेज से दैट इंडियंस हैव अ सिक्स्थ सेंस व्हेन इट कम्स टू प्रेशियस मेटल्स। दे हैव, ठीक है, आई वुड हैव लाइक्ड कि मे बी lot more people would be investing into ETF, but it is a substantial amount, and a trend that we were the only country which were keeping the faith and keeping that, retaining that age-old wisdom. And so it is not just the call, but it is how the investor made use of the call in the Indian market. Even physical demand भी, इतनी high prices के बाद भी physical demand काफी strong रही है इंडिया की. So yeah, I mean, these have giving a call, and seeing that bear fruit to your investors, both are a very big joy for us. Right. Amazing. Thank you so much for doing this. Had an amazing time. बहुत सीखने मिला, and thank you so much for being so candid, so frank, and explaining all of us कि gold, silver prices में कैसे rally होती है, क्या factors होते हैं. I'm sure everyone is going to get a lot of value by watching this, and wish you the best for your future endeavors as well. Thank you so much. Thank you very much for inviting me, and I wish all the very best to all your listeners. Thanks a lot. Thank you so much. Thanks. Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guest you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से questions है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से questions है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से parts है आपको लगता है trim करने चाहिए थे, हमें comment section में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast, and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.